हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बीपीएससी की 67th का पीटी जो 30 सितंबर को हुआ था, उसके पूरे क्वेश्चन पेपर का मैं एनालिसिस करूंगा, वो भी डिटेल्ड मैनर में। तो ये आज पहला वीडियो है उसी एनालिसिस का। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पूरा 150 क्वेश्चन की एनालिसिस आपके सामने रख दूँ, जिससे आपको भी एक आइडिया लगे कि हाँ, आपने क्या गलतियाँ करी, क्या मिस हो गया, क्या सही था। प्लस दूसरा, अगर जिन बच्चे का एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया है तो वो क्या कर सकते हैं अब नेक्स्ट जो पेपर होगा 68th का, तो यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा काफ़ी मिलेगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो डिटेल्ड एनालिसिस पे है। तो जो पहला सेक्शन हम लोगों ने पिक किया है वो पिक किया है पॉलिटी से। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे आप यहाँ से कुछ ना कुछ तो नया ज़रूर सीखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि टोटल जितने भी 150 क्वेश्चंस के वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो पॉलिटी का। और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि पॉलिटी का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट था। आप उसको डिफ़िकल्ट की कैटेगरीज में आराम से रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में जा के पूछा गया था, जैसा हर समय नहीं होता था। मतलब क्या कि अगर मैं घुमा फिरा कर नहीं, एकदम सीधे से बात करूं, तो पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो लक्ष्मीकांत पे बेस्ड था कहीं ना कहीं। प्लस ऐसा भी नहीं है कि लक्ष्मीकांत से आपको एग्जैक्ट आंसर्स निकल जाएंगे और 68 के क्वेश्चन में भी पूरे लक्ष्मीकांत से ही आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे मेरा एकदम रिकमेंडेशन है कि आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए। इवन मैंने पॉलिटी की सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, उसको भी कंप्लीट नहीं किया, वो भी चल रही है। तो वो भी बहुत डिटेल्ड मैंने उस पर्टिकुलर पॉलिटी सीरीज़ को कराने की कोशिश की है। और अगर मैं जैसे पॉलिटी का पूरा सीरीज़ कंप्लीट होगा तो आप देख पाएंगे कि आपसे बीपीएससी के अंदर एक भी क्वेश्चन छूटने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि किस तरीके से डिटेल्ड में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायत सिस्टम? किस स्टेट में पंचायत सिस्टम नहीं है? अंडरलाइन कीजिएगा, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं: मेघालय, केरला, नागालैंड, मिजोरम एंड नन ऑफ द अबव। अब देखिए, आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर ई होगा, और आंसर क्यों होगा उसको भी मैं समझाऊंगा। लेकिन मैं ये पूरा खाली स्पेस छोड़ रखा हूँ जहाँ पे आपको एनालिसिस करके बताऊँ कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या हो सकता है और आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। पहली बात देखिए, पंचायती राज की जब बात हुई है तो आपको एग्जैक्टली कुछ बातें मैं एक पॉइंट पे बता देता हूँ। बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन इस बार इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि इतना इजी नहीं था कि हर बार पूछ देते थे कि बलवंत राय पंचायती राज सिस्टम है, किसके रिकमेंडेशन पे आया, तो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया। इस बार ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे पंचायती राज सिस्टम आया, करेक्ट। और यहाँ ये एक तो बात होगी, और बहुत सारे और भी कमिटीज़ बने हैं पंचायती राज पे जो कहीं से ना कहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। लाइक अशोक मेहता कमेटी भी रिलेटेड है पंचायती राज सिस्टम से, GVK राव कमेटी, थंगटन कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, गाडगिल कमेटी। देखिए, ये सारी कमिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं पंचायती राज से मिले हुए। तो मैं एडेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपका 68th के लिए भी या बिहार दरोगा के लिए भी कहीं ना कहीं आराम से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, तो पंचायती राज सिस्टम जो आया है वो बलवंत राय मेहता कमेटी के कारण आया। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। वो पहला स्टेट कौन सा था जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया? तो वो आपका आंसर होगा राजस्थान, करेक्ट। ठीक है, 2 अक्टूबर को किया गया था पहला स्टेट 1958 के अंदर। ठीक है, ये आप बात याद रखिएगा। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन आप ऐसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, पहला स्टेट आफ्टर पंचायती राज एक्ट। तो देखिए, पंचायती राज जो एक्ट था वो आप सभी को पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया 1992। ठीक है, और पंचायती राज का एक्ट बना 1992 में, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ? ठीक है, दैट इज़ 24 मार्च 1993। अब देखिए, ये डेट इसलिए याद रखना है आपको क्योंकि इसी दिन पंचायत डे मनाया जाता है।
ठीक है, 24 मार्च को 1993 को इम्प्लीमेंट हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि इम्प्लीमेंट का ईयर क्या था, तो आपको याद रखना 1993। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती करके आ जाते हैं, बहुत अभ्यर्थी गलती कर देते हैं कि 1992 मार्क आ जाता है क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 को, बट इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 24 मार्च 1993 को। तो एक बात ये याद रखना है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि राजस्थान एक पहला स्टेट बन चुका था जिन्होंने पंचायती राज का सिस्टम इम्प्लीमेंट अपने स्टेट के अंदर कर दिया था। ठीक है, तो ये राजस्थान होगा। लेकिन एक्ट मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया कि कुछ प्रोविज़न, पंचायती राज के जो प्रोविज़न्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और संवैधानिक दर्जा देने के बाद वो कौन सा स्टेट था जहाँ पे ये पर्टिकुलर पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो पहला स्टेट था आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, स्टेट के ऊपर मर्जी थी, वो पंचायती राज सिस्टम बना सकते थे, नहीं बना सकते थे, वो उन पे था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होने का मतलब क्या है कि ये मैंडेटरी हो गया कि आपको अपने स्टेट के अंदर पंचायती राज सिस्टम या लोकल गवर्नमेंट की सुविधा करनी पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश था। ठीक है, जस्ट 1993 के बाद मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया जिसने पंचायती राज सिस्टम को इनेक्ट किया। अब 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ये बेसिकली किस प्रोविजंस के बारे में बात करता है। देखिए, पंचायती राज का जो है इसमें कुछ चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशनली आपको याद रखनी है। पहली बात तो देखिए कि ये आपको मिलेगा पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक नया शेड्यूल भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद, और वो था शेड्यूल 11। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आर्टिकल्स है लाइक 243 से जो पंचायती राज को डील करती है 243O तक। ठीक है, ये O है, 0 नहीं है। ये बात आपको जस्ट स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन का आंसर कहाँ से निकलेगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, मगर ये सिस्टम पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज नॉट एप्लीकेबल टू कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ कहाँ देखिए ऑप्शन, मेघालय में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये आपको मेंशन किया हुआ है कि सॉरी, नागालैंड में नहीं है, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम। और बस इतना ही नहीं, इसके साथ ये लिखा हुआ है नागालैंड, मेघालय सॉरी कॉमा मिजोरम एंड अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स, अब अदर स्टेट्स में कौन कौन है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं एप्लीकेबल है, तो ये देखिए इसकी 4 कैटेगरी है। पहला शेड्यूल एरिया। अब ये शेड्यूल एरिया कौन है, आपको भी पता है, शेड्यूल 5 के अंदर 5th शेड्यूल। ठीक है, 5th शेड्यूल के अंदर जितने भी एरियाज होंगे वो होंगे। मैं थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बी शेड्यूल ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरियाज में ये एप्लीकेबल नहीं है, और ये ट्राइबल एरियाज किधर आएंगे, 6th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, सी हिली एरिया ऑफ मणिपुर। ठीक है, हिली एरिया ऑफ मणिपुर जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका मतलब कहने का मतलब पूरा मणिपुर में नहीं होगा, लेकिन कुछ मणिपुर के एरिया होंगे जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं आ सकता क्योंकि स्टेट पूछा है तो आप मणिपुर नहीं लगा सकते। मणिपुर में पंचायती राज सिस्टम एप्लीकेबल है लेकिन उसके हिली एरिया में नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। डी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, ये भी हिली एरिया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ, और आपको पता है दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल। तो ये 4 ऐसी कैटेगरीज है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। करेक्ट, ठीक है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें यहाँ से हटाऊँगा। ठीक है, ये वाला पार्ट में हटाने की कोशिश करो, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिए ये बात तो हो गई, तो इसका मतलब क्या कि मेघालय में भी होगा, केरला मेघालय में तो है ही, और
डज नॉट पूछा, तो इसका मतलब केरला में तो पंचायती राज एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो कह रहा है कि विच स्टेट डज नॉट हैव, अगर पूछा जाता विच स्टेट हैव द पंचायत सिस्टम तो आपका आंसर होता है केरला। लेकिन पूछा कि विच स्टेट डज नॉट हैव, तो मतलब मेघालय में भी नहीं होता, नागालैंड में भी नहीं होता, मिजोरम में नहीं होता। ये तो आपको एग्जैक्टली आप देखिए कि यहीं से उठा करके पूछ दिया गया। लेकिन इसका मतलब क्या कि और में नहीं होता। हाँ, अगर ऑप्शन में कुछ और भी होता तो आपको पूछा जा सकता था। अब देखिए कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनेशन में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। वैसे आंसर तो आपको यहाँ से मिल ही गया है, ठीक है। लेकिन अब आइए बात, तो ट्राइबल एरिया, पहले मैं शेड्यूल एरिया की बात करता हूँ, एक को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। अब देखिए शेड्यूल एरिया, टोटल 5th शेड्यूल के अंदर कितने एरियाज हैं जिसको शेड्यूल एरिया का टैग दिया गया? टोटल 10 स्टेट्स हैं। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ पंचायत राज में नहीं, बहुत जगहों पे आपका यूज़ होगा कि शेड्यूल एरिया के अंदर 5th शेड्यूल के अंदर कितने स्टेट्स को एंटर किया गया है। तो 10 स्टेट्स कौन कौन से? आप देखिए याद करने का तरीका आप ऐसे रख सकते हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ MP से अलग हुआ तो MP आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, आप गुजरात जो आसपास है, गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। 4 स्टेट हो गए आपके 10 में से। झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल में लिख दे रहा हूँ। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। अब आते हैं बात आंध्रा एंड तेलंगाना जो अलग हुए हैं साथ में, तो आराम से आप याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ MP, गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे। झारखंड आप ट्राइबल एरिया से याद रख सकते हैं, झारखंड एंड उड़ीसा। राजस्थान, हिमाचल आपको थोड़ा सा ऑड करके याद रखना पड़ेगा, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो एक दूसरे से अलग हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 स्टेट जो हैं वो क्या है? शेड्यूल एरिया के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या? उन्होंने कहा कि अदर स्टेट, लेकिन अदर स्टेट्स के साथ उन्होंने एक बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखी है कि अदर स्टेट हो सकते हैं जहाँ पे ये अप्लाई किया जाएगा, और वो स्टेट डिसाइड करेगी कि कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 स्टेट में अप्लाई नहीं होता, स्टेट्स में अप्लाई होता है। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और वो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में 68th का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ तो पक्का पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है आपको, ठीक है। अब देखिए नाउ करंट अफेयर में न्यूज़ क्या है, देखिए यहाँ पे एक आपके पास आपने सुना होगा पेसा एक्ट, और ये पेसा एक्ट कब आया? 1996 के अंदर। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? पंचायत, ठीक है, P फॉर पंचायत, ब्रैकेट एक्सटेंशन टू SSA शेड्यूल एरिया, ठीक है। 1996 एक्ट 1996, ठीक है। अब ये पेसा एक्ट किसके रिकमेंडेशन पे आया? तो ये भी आप क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, दैट इज दिलीप सिंह भूरिया। मैं आपको बहुत कुछ बता रहा हूँ एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पेसा एक्ट को लाने का। अब ये पेसा एक्ट क्या कहता है? देखिए पेसा एक्ट कह रहा है कि पंचायत एक्सटेंशन, मतलब पंचायती राज, यानी पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान का, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि नहीं एक्सटेंड कर सकते, मतलब इन सब एरियाज में एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, लेकिन सर ये पावर है किसके पास? आपको पार्ट 9 में के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर दी गई है, पार्लियामेंट हैज़ द पावर कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ उनकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोई भी कानून बना करके पंचायती राज यानी पार्ट 9 के जो भी प्रोविजंस है उसको किसी भी स्टेट में अप्लाई किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट ने पेसा एक्ट बनाया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1996, जस्ट 4 साल के बाद उन्होंने बनाया। और उन्होंने, इसका मतलब क्या है कि पंचायत की जो भी सिस्टम है यानी पार्ट 9 के प्रोविजंस है उसको आप एक्सटेंड कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ट्राइबल एरिया पे नहीं बात किया, हिली एरिया पे बात नहीं किया, दार्जिलिंग पे बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है कि एक्सटेंशन कहाँ की जा सकती है? शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया मतलब पार्ट 5,
पार्ट 5 के जो 10 स्टेट हैं, 10 स्टेट में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात आपको यहाँ एग्ज़ाम में आने वाली है कि रिसेंटली अभी जुलाई मंथ में इस साल 2022 में छत्तीसगढ़ जो है वो 7th स्टेट बन गया है जिसने पेसा एक्ट के तहत पंचायत की प्रोविज़न को अपने स्टेट में एक्सटेंड कर दिया 7th। तो इसका मतलब 6 और स्टेट हैं जहां पे आज पंचायती राज, जैसे 10 स्टेट एक्सक्लूड नहीं है, टोटल 7 स्टेट है जहां पे पंचायती राज सिस्टम है। तो अगर ऑप्शन में कुछ भी होता तो आप समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये 7 जगह तो ऐसे हैं जहाँ पंचायती राज है, और 7 में से जो बाकी 3, अगर ये तो आपको आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से फ्लिप कर देता, 3 ऑप्शन इन शेड्यूल एरिया वाले लिख देता, तो शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भैया ये क्या बात हुई। चलो ठीक है, मेघालय तो मुझे पता था, मिजोरम तो मुझे पता था, नागालैंड तो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 10th शेड्यूल के 10 एरियाज़ में से 3 एरिया ऐसे हैं, 3 मतलब स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आज भी पंचायती राज सिस्टम नहीं होता। और ऑप्शन आपको छत्तीसगढ़ दे देता। मैं भी जो बहुत ज़्यादा डीप भी पढ़े हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर नहीं पढ़े क्योंकि लक्ष्मीकांत में तो मेंशन है नहीं, ये छत्तीसगढ़ का तो न्यूज़ मेंशन में है नहीं। हो तो आपको करंट अफेयर में मिलेगा कि किस स्टेट ने पेसा एक्ट को के अंदर इस बार पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। छत्तीसगढ़ में पहले पंचायत नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन अब से होंगे। तो छत्तीसगढ़ तो 7वां हो गया। इसका मतलब क्या है कि 6 ऐसे स्टेट और हैं जहां पे पंचायती राज सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसका मतलब 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पे आज भी पंचायती राज सिस्टम के जो वो शेड्यूल एरियाज़ हैं, जो भी उस स्टेट के अंदर शेड्यूल एरियाज़ हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो वो कौन से 3 स्टेट हैं मैं उसको घेरा कर देता हूँ, और जो बाकी 7 बच जाएंगे इसका मतलब कि वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम पेसा एक्ट के अंदर, और ये इस एक्ट के अंदर है, पेसा एक्ट के अंदर वहाँ पे एप्लीकेबल है। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं? देखिए, झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पेसा एक्ट नहीं लागू किया गया है, और आपका MP, ठीक है, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं लागू किया गया है, मतलब है पेसा एक्ट नहीं लागू किया, इसको एक्सटेंड नहीं किया गया है उस स्टेट के शेड्यूल एरिया में, ठीक है। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में लागू कर दिया गया पेसा, मतलब उनके शेड्यूल एरियाज़ में। शेड्यूल स्टेट नहीं होता, शेड्यूल एरिया होता है। एक स्टेट के अंदर कुछ एरिया होता है जैसे शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाता है, तो उस शेड्यूल एरिया में आपका पंचायती राज सिस्टम नहीं है। बाकी एरियाज़ में है लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ 7वां स्टेट हो गया। महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना, इन सब जगहों पर पेसा एक्ट को वहाँ के शेड्यूल एरियाज़ में इंप्लीमेंट कर दिया गया। और ये इसलिए किया जाता है कि जो भी लोग एक मेन स्ट्रीम सिस्टम से बहुत अलग हैं, मेन सोसाइटी से अलग हैं, उसको भी इस पर्टिकुलर हमारे राज्य के जो मेन सिस्टम होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ की, उन लोगों को वहाँ पे जो शेड्यूल एरिया में लोग रहने वाले हैं उनको भी हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनाया जा सके, इसलिए पेसा एक्ट को लागू किया गया था 1996 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक एडेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपको याद रहेगा कि देखिए, अगर मैं बात करूँ शेड्यूल एरिया की, तो ये शेड्यूल एरिया कहाँ पे लागू नहीं होता है, तो वो एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे लागू नहीं होता है, वो होता है अरुणाचल प्रदेश। अब ये अरुणाचल प्रदेश में क्या लागू नहीं होता है? देखिए, आप लोगों को पता है कि रिजर्वेशन की प्रोविज़न है, मतलब है कि 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन, ये होता है। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होती है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन होता है। तो मेरा सवाल ये है कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को नहीं दिया जाता। जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है, वुमेन के लिए रिजर्वेशन है पंचायत में, बट शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी सीट यहाँ पे रिजर्व नहीं है। वो कौन सा भारत का एकमात्र स्टेट है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट पंचायती सिस्टम में, ऐसा नहीं कि जॉब्स में, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पंचायती राज का जो प्रोविज़न है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये बेसिकली आप इतना यहाँ से समझ रहे हैं, ठीक है। ये बात तो आप क्लियर हो गई आपको 10 स्टेट शेड्यूल एरिया के बारे में। आगे थोड़ा सा और विश्लेषण कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइबल एरिया। देखिए, ट्राइबल एरिया का मतलब है कि 4 स्टेट के अंदर 6 शेड्यूल में 4 ही स्टेट आते हैं, और 4 स्टेट नहीं, 4 स्टेट के कुछ एरियाज आते हैं जिसको ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, ऐसे याद रखिए, AMTM, असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये बेसिकली कौन से हैं? ट्राइबल एरियाज़, ठीक है। 6 शेड्यूल के अंदर 4 ट्राइबल एरियाज़ है, और इन 4 स्टेट में कुछ एरियाज़ को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया गया। बाकी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये खुद बता ही रही है। तो इसका मतलब पंचायत से इससे बाहर क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ प्रोविज़न पूछ सकते हैं, रिजर्वेशन पे पूछ सकते हैं, आसान क्वेश्चन। लेकिन जो डिफिकल्ट पार्ट था वो मैंने बता दिया। छत्तीसगढ़, आप याद रखिएगा करंट अफेयर में कि छत्तीसगढ़ को 7th स्टेट बन गया जहाँ पे पेशा एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, एक्सटेंड किया गया, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है।
division of each state into territorial constituencies of the Lok Sabha is done by the delimitation commission। मतलब लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए कंस्टिट्यूंसी की जो डिलिमिटेशन करी जाती है कि एक कंस्टिट्यूंसी का एरिया कितना होगा, ठीक है, कहाँ तक होगी ये एरिया, और लोकसभा में कितने कंस्टिट्यूंसी होंगे, बढ़ाना है कि घटाना है, कितने नंबर ऑफ द मेंबर, जो नंबर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स होंगे, उसके लिए कौन डिसाइड करती है, ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है। तो डिलिमिटेशन हैज़ बीन फ्रीज्ड, जो डिलिमिटेशन है उसको फ्रीज कर दिया गया टिल विच ईयर। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, जिस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर निकलता 2026, ठीक है, मगर हाँ थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाया जा सकता था, मे भी आगे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब देखिए आपको दो बातें याद रखनी है, सिर्फ दो बातें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कंस्टिट्यूंसीज तो आपको पता है कि लोकसभा में जब हम लोग आम जनता भारत देश के वोट करने जाते हैं तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में खड़े हुए उम्मीदवार को वोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब लोकसभा का इलेक्शन होता है जो आने वाले टाइम में 2024 में होगा, तो 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन होंगे तो उसमें टोटल कंस्टिट्यूंसी कितनी है, आप ये याद रखिएगा 543 कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा की। मतलब टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं, मेंबर ऑफ द लोकसभा जो चुन करके जाएंगे, इलेक्ट होकर के जाएंगे, वो कितने लोग जाएंगे 543। क्यों? क्योंकि इतनी ही कंस्टिट्यूंसी है। अब ये नंबर कब डिसाइड हुआ था, देखिए ये नंबर जो है डिसाइड करने का प्रोविज़न जो है, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं। एक तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 2001 में। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ लिमिटेशन लगा करके रखी हुई है। क्या लिमिटेशन लगा करके है कि नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी की लिमिटेशन लगा दी गई है कि 1971 के जो लेवल था, मतलब 1971 में जितना कॉन्स्टिट्यूंसी था उतना ही कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगा, और कब तक, इसको फ्रीज कर रखा है 2026 तक, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि 2001 में, इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये एक्ट कब आया 2001 में। तो 2001 में सीट तब तक लिमिटेशन थी कि 2001 तक का ही लेवल पे रहा जाएगा और उसको फिर चेंज किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके और इसको प्रोविज़न को बढ़ा दिया गया 25 साल के लिए, ठीक है। आप खुद समझ रहे 2001 से लेकर के 25 साल के लिए, 25 ईयर्स के लिए, उस टाइम पे इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत 25 साल और बढ़ा दिया गया। मतलब है कि 2026 तक यही सीट्स रहेंगे, मतलब इतने ही नंबर ऑफ द लोकसभा की जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज रहेगी वो फिक्स रहेगी। एक तो ये बात। अब ये कंस्टिट्यूंसीज जो होती है वो डिसाइड कैसे होता है कि कितना एरिया होगा, उसमें कितना मेंबर होंगे। लोकसभा में 543 है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा होने का मतलब क्या कि जो हमारी अभी की कंस्टिट्यूंसी है उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो फिर बोला जाएगा अच्छा एरिया को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एरिया कम ज़्यादा होता है, बट उसकी बेसिस क्या होती है, पॉपुलेशन, ठीक है। किस बेसिस पे, पॉपुलेशन के आधार पे, कि मतलब एक कंस्टिट्यूंसी जो है वो ऑन एन एवरेज उतने नंबर ऑफ द पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर किसी, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे उदाहरण दूं कि किसी कंस्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, वो बढ़ती है, ये आम सी बात है, और लिटरेसी की वजह से कुछ कंस्टिट्यूंसी में जो पॉपुलेशन है वो घट रही है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। क्योंकि एक कंस्टिट्यूंसी हो सकता है, फॉर सपोज मैं कहता हूँ 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी कंस्टिट्यूंसी मात्र 1 लाख को कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है ये सारी मामला। तो ये पर्टिकुलर जो होता है वो पॉपुलेशन के आधार पर होता है कि मोर और लेस हर जो कंस्टिट्यूंसी में लोग हैं, मेंबर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो उतने एग्जैक्ट उतने नंबर ऑफ द मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये पॉपुलेशन का जो आंकड़ा है वो कहाँ से लिया जाता है, ये 2001 के सेंसस से लिया जाता है, करेक्ट। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि 2011 का लास्ट सेंसस हुआ था उसी के आधार पे हमने डिलिमिटेशन, ये कंस्टिट्यूंसी की जो बाउंड्री है उसको डिसाइड कर रखा है 2001। और ये कब था ये पॉपुलेशन, ये आपको किया गया है 87th कॉन्स्टिट्यूशनल, ये वाला प्रोविज़न 87 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के अंदर आया, दैट इज़ 2003। तो ये बात, ये दो चीज़ आपको यहाँ से डिलिमिटेशन से याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा 2026, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इज अ, ऑप्शन नंबर ए फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी सिविल कोर्ट, सी फेडरल कोर्ट, प्रोटेक्टर ऑफ द ह्यूमन राइट। तो इसका जो बेसिकली आंसर होगा वो होगा ई, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए एक बात तो आप ये जान करके कि हमारे भारत देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और जो रिटन नहीं है लाइक ब्रिटिशर्स, वो सबसे बड़ा, वो लेंदियर है, सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब लेंदियर मैंने यहाँ पे लेंदिएस्ट क्यों यूज़ किया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पीछे का कारण है क्योंकि इंटरप्रेटर की बात हो रही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो पूरी तरह से एग्जैक्टली एक्सप्लेन करके नहीं लिखी हुई। अगर एक्सप्लेन करके लिखी जाती तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आज भारत देश का है वो बहुत बड़ा हो जाता, इतना बड़ा हो जाता, इतना लेंदी हो जाता कि आपसे इवन ऑलरेडी ये लेंदी है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस वजह से मैंने ये पॉइंट लिखा। तो मतलब इतना हो जाता है, इसका मतलब कि फ्रॉम द टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस मिलेंगे जो जहाँ पे कहीं ना कहीं वॉग एरियाज़ होंगे, खाली एरियाज़ होंगे, इंटरप्रिटेशन उसकी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं की हुई होगी, तो वो कौन इंटरप्रेट करेगा? तो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू।
आपको भी पता है जुडिशियल रिव्यू में बहुत लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है जिसको इंटरप्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको भी पता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती केस से आया, तो ये कहाँ से आया, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब कहीं पर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं कर रखा हुआ है कि ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं पर तो नहीं, तो लॉजिक से ये आपका आंसर बन जाता, ठीक है, कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया था केशवानंद भारती केस में कि डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकते। तो वो अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फ्रॉम द टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया, ठीक है। प्लस आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी है या नहीं है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वर्डिक्ट्स में हमें बताया। अभी रिसेंटली जो आप करंट अफेयर में देख रहे हैं कि गर्भपात का है, एबॉर्शन का टर्मिनेसी जो मेडिकल टर्मिनेसी एक्ट है, उसके अंदर अनमैरिड वुमेन हो या मैरिड वुमेन हो सभी को गर्भपात करने का अधिकार है समानता का, तो ये आर्टिकल 21 के अंदर इंटरप्रेट किया गया। तो किसने इंटरप्रेट किया, ये सारी बातें इंटरप्रेट कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो आपको एक्जैक्टली लॉजिक से समझ जाना चाहिए। अब आते हैं बात सिविल कोर्ट है या नहीं। डेफिनेटली सिविल कोर्ट है अंडर आर्टिकल 133। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 133 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर सकती है अपीलेट बॉडी, अपीलेट बॉडी है मतलब एपलेट बॉडी, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। एपलेट बॉडी मतलब कि सिविल केसेस में अगर हाई कोर्ट ने, सिविल मैटर, क्रिमिनल नहीं, सिविल मैटर में अगर हाई कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दी है तो कोई भी आदमी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एक सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करती है अंडर आर्टिकल 123। ना फेडरल कोर्ट बिल्कुल है फेडरल कोर्ट, इसका मतलब भी क्या है वो भी मैं बताता हूँ आपको। आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताती है कि जब कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा स्टेट और यूनियन के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट की तरह एक्ट करेगा और फेडरेशन को, इंडिया की जो फेडरेशन है उसको बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 31 से जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको सुनेगी। किसी भी स्टेट और स्टेट के बीच में हो जाए या स्टेट और यूनियन के बीच में हो जाए तो वो सारे मैटर जब सॉल्व करेगी, केस जाएगा ऐसे मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट की तरह एक्ट करेगा। प्रोटेक्टर ऑफ द ह्यूमन राइट, अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे अच्छा फंडामेंटल राइट नहीं लिखा हुआ, ह्यूमन राइट लिखा हुआ है। वैसे तो आंसर तो आपको यहीं से निकल गया, अगर 3 पता है तो ऐसे भी निकल जाएगा, लेकिन ह्यूमन राइट का मतलब आप इसे मत कन्फ्यूज़ कीजिएगा, ह्यूमन राइट मीन्स फंडामेंटल राइट। तो ऑब्वियसली बात है आर्टिकल 13(2) के तहत ये प्रोटेक्टर भी है फंडामेंटल राइट का। हमारे ह्यूमन राइट जो वायलेशन होते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी गर्भपात का ही मैं बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो भी एक जो अनमैरिड वुमेन हो या किसी भी तरीके की वुमेन है उसका एक ह्यूमन राइट है, उनकी ह्यूमन डिग्निटी है, तो उसका भी प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट ही है। तो इसका मतलब आंसर है कि मोर देन वन, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत्स द स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट एवरी 5 ईयर एन एडवाइजरी कमीशन, एडवाइजरी कमेटी, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमेटी एंड नन ऑफ द अबव। देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इसका आंसर होगा आपको सी, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। अब इसमें क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देंगे तो गलती होने की चांसेस है। ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे हो सकता है कि बीपीएससी का आंसर की थोड़ा अलग आ जाए, लाइक ई भी आ सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट 5% चांसेस है। क्या, क्योंकि ये सब ना कन्फ्लिक्ट अराइज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कैसे। देखिए, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, एग्जाम वर्ड टू वर्ड लक्ष्मीकांत में मेंशन है, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एग्जैक्टली, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, गवर्नर। मगर इंटरप्रिटेशन आप कीजिएगा तो गवर्नर एड एंड एडवाइज है ना, ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के ही डायरेक्शन पे काम करती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही हुआ एट द एंड। जब कभी बहुत कुछ हम लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति को पावर दिया जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर एक्ट पास किया या पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया या हमारे एग्जीक्यूटिव ने पास किया, तो मतलब क्या है कि गवर्नर के सिग्नेचर्स होते हैं। तो आप इसको ऐसे ना आसान हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर, क्योंकि गवर्नर लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गवर्नर होना चाहिए तभी सही होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट ज़्यादा अगर दिमाग लगा देंगे, अरे नहीं यार ये पावर तो फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करने की पावर तो गवर्नर के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती। अगर इतना ज़्यादा दिमाग लगा देंगे तो ये आंसर हो सकता है कि आपके ऑप्शन गलत आ सकता है। हो सकता है कि बीपीएससी अगर इतना दिमाग लगा दे तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में चला जाएगा और वो अपने तो फाइनल आंसर की आप इंतजार कीजिए, जो बीपीएससी देगी वही आपका फाइनल आंसर की होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरा एक बात, कंस्टिट्यूट एवरी 5 ईयर स्टैच्यूटरी। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट के तो पास पावर है कि एडवाइजरी कमीशन भी सेटअप कर सकती है, फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए एडवाइजरी कमेटी भी बना सकती है, फाइनेंस कमेटी भी बना सकती है। फाइनेंस कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है, सब कर सकती है। लेकिन आप खुद सोचिएगा लॉजिकली कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट, हर, यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एवरी। अब हर 5 साल में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अपने पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें मैंडेट कर रखा है आर्टिकल 243I के अंदर कि आप कंस्टिट्यूट कर सकते हैं फाइनेंस कमीशन टू
टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। तो सिंपल सी बात है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो आपका आंसर सी होगा मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर सी है फाइनेंस कमीशन। बाकी देखते हैं कि बीपीएससी क्या करती है। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट? ए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हार्मोनियस लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। इसका देखिए आंसर बहुत सिंपल है, आंसर इसका होगा ई, मोर देन वन। क्यों? देखिए इसको मैं समझाता हूँ। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लॉजिक से बन जाता। कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक समाज की जब डेवलपमेंट की बात होती है तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक कैसे डेवलपमेंट होगा? ठीक है, तो एक बाय लॉजिक तो लगा सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचेंगे कि अरे यार नहीं, ऑब्जेक्टिव कहीं तो कुछ मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा तो हो सकता है कि इसमें से कुछ हो, एक हो, एग्जैक्ट एक हो, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए, अगर वैसे जो स्टूडेंट सोचते हैं, ठीक है, अगर कोई बात नहीं, लॉजिकली आपने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अगर आप ई लगा भी देते तो सही हो जाता। लेकिन अगर एक ऑप्शन की बात करें या किसी ऑप्शन की, तो इसका आंसर का मैं पूरा लॉजिक बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। देखिए, इस बार का पॉलिटी के सेक्शन में पंचायत से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। आप देख ही रहे हैं, मैं अभी 5 क्वेश्चन कराया तो उसी में आपको पंचायत के क्वेश्चन दिख गए होंगे, करेक्ट। अब जब पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात है वो रिलेटेड किस चीज़ से है? पंचायत से रिलेटेड है। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगा? देखिए 1957 में, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि बलवंत जी राय मेहता कमेटी बनी थी, जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात किया कि एक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, लोकल लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन इनको जो टास्क दिया गया था, इनका टास्क ये था जब ये कमेटी बनी थी, टू रिव्यू द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आज़ादी के बाद, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत देश में चल रहा था और उसी को रिव्यू करने के लिए बलवंत जी राय मेहता कमेटी बनाई गई थी, जो भी कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, तो आप कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिव्यू करें और आप अपना रिकमेंडेशन दें। तो इसके बाद इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया कि देयर शुड बी अ पंचायती राज सिस्टम एट द विलेज लेवल, लोकल लेवल पे होना चाहिए था। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर। और फिर बाद में इन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट किया गया और पंचायत सिस्टम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना। तो यहाँ से अब एक बात समझ आते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर इसका आंसर आपको निकालने की बात करी जाए, अगर आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को नहीं पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, पंचायती राज के अंदर आपको भी पता है कि शेड्यूल 11 में, ठीक है, टोटल 29 फंक्शनल आइटम है, मतलब फंक्शंस ऑफ द पंचायत, फंक्शनल आइटम्स। ठीक है, 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। अब अगर 29 फंक्शनल आइटम्स को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट पंचायत की बात कर रहा तो पंचायत के शेड्यूल 11 में 29 फंक्शनल आइटम ही ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो आप देखेंगे कि 29 में से एक बात ये लिखी हुई है कि हमें नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है उसको यूज़ करना है। इसका मतलब सोलर को यूज़ करना है, विंड पावर को यूज़ करना है, नॉन कन्वेंशनल पे ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसका मतलब है कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, हार्मोनियस लाइफ की जब बात करी जाए तो कम्युनिटी के अंदर डेवलपमेंट के बाद सोशल वेलफेयर की बात करी जाती है, शिक्षा की बात करी जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हार्मोनियस लाइफ के बारे में बात किया जाता है कि आपस में सब मिल करके कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे। कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी एक फंक्शनल आइटम मेंशन है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हम लोग अलग अलग जाति प्रजाति के लोग जो भी हैं, धर्म के लोग, सब मिल करके अपने कल्चर को प्रोपगेट करेंगे, ये भी बात करी गई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगा, क्योंकि यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करी जाती है, एजुकेशनल ट्रेनिंग की बात करी जाती है, विमेन के उत्थान की बात करी जाती है, उनके हेल्थ इश्यूज़ के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी जाती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ से हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल, यस, ह्यूमन कैपिटल आप समझ सकते हैं कि इंसान एक है और उसको कैपिटल बनाने के लिए यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की जो बात करी गई है कि ट्रेनिंग देना चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, रिजर्वेशन देनी चाहिए, विमेन को अपलिफ्ट करना चाहिए। ये सारी बातें का मतलब क्या है कि आप एक ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, इसलिए मोर देन वन इसका आंसर होगा। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा सा डिटेल्स में पूछ लिए जाते हैं और इस बार डिटेल्स में है तो थोड़ा सा लॉजिकल एनालिसिस करके ही आपको अप्लाई करके इसका आंसर देना था। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज के वीडियो में ये 5 क्वेश्चन हैं और आज ही मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेकर के आऊँ। ठीक है, तब तक के लिए आपको अगर ये अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जो भी इसकी पूरी एनालिसिस मैं अपलोड करूँ तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं सेकंड वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो मैं सेकंड वीडियो में इसको लेकर के आता हूँ। और ठीक है, और आप बोलेंगे कि अच्छा ये इतना 5-5 क्यों एक साथ? देखिए, अगर मुझे एक साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर मुझे आंसर सिर्फ आपको बताना है तो मैं आंसर आराम से बता सकता हूँ। पेपर उठाऊंगा, क्वेश्चन पेपर 150 के आंसर आपको बता दूंगा, आप आंसर की मैच कर लेंगे। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि जब मैं क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ तो ये ध्यान में रख के कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिए हैं, अगर उनका अच्छा गया तो वेल एंड गुड, और अगर अच्छा नहीं गया तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट लेंगे जो जनवरी में एग्जाम होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम है, एसएससी का सीजीएल में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, अब जीएस, और अगर मैं बात करूँ दरोगा का भी एग्जाम आने वाला है। तो मेरा पर्पस ये होता है कि मैं
किसी भी चीज़ से अगर एक टॉपिक ही करंट अफेयर का उठाता हूँ तो उस चीज़ से आपको एम्पल अमाउंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ, बहुत डीप जा करके आपको करूँ, क्योंकि आपके एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपके कवर अप हो रहे हैं, तो आपको सेपरेटली 10 बुक उठा करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मेरा लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक टॉपिक से कम अच्छे खासे क्वेश्चन आपको करा दूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं है कि मैं आ जाऊँ चिल्लाने लग जाऊँ यहाँ पे और क्वेश्चन पेपर ले करके बकने लग जाऊँ कि हाँ ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, बहुत ऐसा बात है, अरे ये आसान क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये सब मैं नहीं करना चाहता। मेरा है कि एक क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पेपर ही है तो इसके माध्यम से मैं कितना ज़्यादा स्टूडेंट को बता सकूँ, और कल के डेट में अगर आंसर की में कोई डिस्प्यूट भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास ये क्लैरिटी हो कि हाँ सही बात है कि उसका सोर्स क्या है। आंसर तो बता दिया, बहुत टीचर बता देते ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, लेकिन सोर्स क्या है उसका। तो मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूँ कि आप अगर कल के डेट में जब आंसर की आएगा और आपको चैलेंज करना होगा तो आपके पास इतना सोर्स है कि आप एक्जैक्टली पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि भैया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये आंसर है, पंचायत के अंदर ये बात कही जाती है, यू कैन रिलेट इन दिस वे, आप बता सकते हैं। इवन आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही उठा करके ले लेंगे और आर्टिकल एक्जैक्टली पढ़ लेंगे, पूरा शेड्यूल 11 को ही पढ़ लेंगे तो आपको एक्जैक्टली बता सकते हैं कि ये होती है कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात, ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको सोर्स भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा है कि एक क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से कर दूँ कि हर सेक्शन ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं सभी को कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हो, ठीक है। इस वजह से मुझे समय लगता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं, मैं आराम से आपको पूरा 150 क्वेश्चन करा दूंगा, यहाँ तक कि मैथ्स का भी क्वेश्चन करा दूंगा आराम से। ये सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा जिससे आपको कुछ ना कुछ आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिट हो और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।